Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, in our previous video lecture, we have done development of dicot embryo and today we are going to start development of monocot embryo. और आपको एक बहुत ही ईमानदारी की बात बताता हूं, ये जो आज का टॉपिक है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको एग्जाम्स में बहुत रेयर देखा जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो है अक्सर वही पूछा जाता है और ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट स्टिल इट इज देयर इन आवर कोर्स एंड वी हैव टू डू इट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में और बाकी बहुत सारी बुक्स में यह कहा गया है कि मोनोकॉट का एम्ब्रियो भी वैसे ही डेवलप होता है जैसे कि एक डाइकॉट का एम्ब्रियो डेवलप होता है। सो सर्टेन स्टेजेस आर सिमिलर एंड सर्टेन स्टेजेस आर डिफरेंट एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड यू विल गेट माय पॉइंट। सी, सबसे पहले हमारे पास क्या है? zygote। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या मिल जाता है? zygote। zygote विल डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इट। तो zygote अपने चारों तरफ एक वॉल डेवलप कर लेगा एंड इट इज कंसीडर्ड एज oospore। तो zygote से जब वॉल बन गई zygote के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? oospore। नाउ दिस oospore विल अंडरगो सेल डिविजन। अब ये oospore का सेल माइटोटिकली यानी कि माइटोसिस से डिवाइड कर जाएगा एंड वी विल गेट टू सेल्स। वन सेल इज कॉल्ड basal cell which is present near the micropylar end। आपको दो टाइप के एंड्स बताए थे ओव्यूल में, एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चेलेजल एंड। तो जो एंड नियर द माइक्रोपाइल होता है वो क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड। सो दिस इज माइक्रोपाइल और इसके पास वाला एंड क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइलर एंड। और ऊपर वाला एंड क्या कहलाता है? इसका अपोजिट चेलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के पास आपको मिलेगा बेसल सेल एंड टुवर्ड्स द चेलेजल एंड you will get terminal cell। तो terminal cell is towards chalazial end and basal cell is towards micropylar end। तो यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या था? zygote। zygote पर वॉल डेवलप हुई तो क्या कहलाएगा? oospore। oospore क्या करेगा? माइटोसिस। कितने सेल्स बनाएगा? टू सेल, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल किसके पास? माइक्रोपाइल के पास। और टर्मिनल सेल किसके पास? चेलेजल एंड के पास। और अब ये बेसल सेल डिवाइड नहीं करेगा। बेसल सेल डज नॉट डिवाइड एट ऑल। बेसल सेल में अब कोई डिवीजन नहीं देखा जाएगा। डिवीजन विल बी फाउंड in terminal cell and this terminal cell will divide to form two cells. One is called middle cell and other is called terminal cell। और middle cell भी basal cell के पास ही रहता है। तो हमारे पास क्या था? terminal cell will divide to form two cells, middle cell and terminal cell। This is थ्री सेल्ड प्रोएम्ब्रियो। तो ये तीन सेल वाला एम्ब्रियो बन गया। तो पहले एक सेल था, फिर दो सेल हुए, अब तीन सेल हो गए। और तीन क्यों हुए? क्योंकि ऊपर वाले ने डिवाइड नहीं करा, नीचे वाले टर्मिनल सेल ने डिवाइड करा है। और यहां पर अब कितने सेल्स हो गए? थ्री सेल्स, बेसल सेल, मिडल सेल, टर्मिनल सेल। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड three-celled proembryo। Now this basal cell again it is not going to divide
Now division will be again seen in terminal cell. This terminal cell will divide longitudinally and it will form a T-shaped proembryo. टर्मिनल सेल फिर से डिवाइड करके दो सेल्स बना गया और अब यहां पर क्या कहलाएगा, ये T-shaped proembryo. Now this T-shaped proembryo will again undergo cell division and it will form quadrant stage. नीचे 4 सेल्स बन गए और अब यहां पर ये M सेल भी डिवाइड कर गया एंड वी विल गेट सस्पेंसर. तो क्या हुआ, M सेल ने डिवाइड करके सस्पेंसर बना दिया, मिडल सेल ने डिवाइड करके सस्पेंसर बना दिया और टर्मिनल सेल ने डिवाइड करके क्वाड्रेंट स्टेज तक पहुंचा दिया. तो अब मिडल सेल और टर्मिनल सेल दोनों ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया. अब आपको यहां पर एक बात बताऊंगा कि ये जो बेसल सेल है ये डिवाइड तो नहीं करता, तो ये किस काम आता है, इट वर्क्स लाइक अ हॉस्टोरियम विच इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब फूड. तो भोजन को एब्जॉर्ब करने वाले सेल की तरह बेसल सेल काम करेगा और ये साइज में भी बड़ा हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं. तो हमने क्या क्या अब तक देखा, zygote बना था, फर्टिलाइजेशन के बाद वॉल डेवलप हुई तो ऊस्पोर कहलाया, उसमें सेल डिवीजन हुआ तो 2 सेल बने, बेसल और टर्मिनल. फिर टर्मिनल सेल में सेल डिवीजन हुआ तो 3 सेल्स बने, बेसल, मिडल एंड टर्मिनल. नाउ मिडल सेल will not divide but terminal cell will divide longitudinally and it will form T-shaped proembryo. Now this middle cell and this lower 2 cells will divide and they will form quadrant stage and suspensor. तो आपको यह बताया कि जो बेसल सेल है वो फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन हॉस्टोरियम बनाता है और जो मिडल सेल है ये लगातार डिवाइड करता रहेगा और एम्ब्रियो के ज्यादातर पार्ट्स को ये मिडल सेल ही बनाएगा, जैसे कि रेडिकल, प्लूम्यूल. तो ये जो मेन पार्ट्स हैं वो सब मिडल सेल बनाएगा और टर्मिनल सेल बना करके देगा एक सिंगल कॉटिलिडन. तो 1 cotyledon of monocot embryo is made by terminal cell and rest entire body will be formed by middle cell including the suspensor. तो सस्पेंसर बनाना हो, रेडिकल बनाना हो या प्लूम्यूल बनाना हो या रूट कैप बनानी हो, सारे पार्ट्स को कौन बनाएगा, मिडल सेल. टर्मिनल सेल क्या बना करके देगा, कॉटिलिडन. तो बेसल सेल बनाएगा हॉस्टोरियम जो कि एम्ब्रियो के लिए फूड कैप्चर करता है, फूड एब्जॉर्ब करता है. मिडल सेल बनाता है सस्पेंसर, रेडिकल, प्लूम्यूल एक्सेट्रा एंड टर्मिनल सेल फॉर्म्स द कॉटिलिडन. तो अब टर्मिनल सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, टी शेप प्रोएम्ब्रियो, फिर वो क्या बनाएगा, क्वाड्रेंट स्टेज. नाउ अगेन दिस क्वाड्रेंट स्टेज एंड एम सेल्स will divide continuously and it will form a globular embryo. It will form a globular embryo and this globular embryo contains this suspensor and parts have started to differentiate in this. और ये जो आप नीचे वाली लेयर देख रहे हो, this is going to form upper part of cotyledon, this is going to form main part of cotyledon और ये ऊपर वाला हिस्सा सारा क्या बनाने वाला है, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये सब.
तो क्वाड्रेंट स्टेज में एम सेल और इन नीचे वाले सेल्स ने क्या करा, सेल डिवीजन, क्या बना दिया, मास ऑफ सेल्स, और ये मास ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर ये जो बाहर की लेयर है ये बनाएगी अपर पार्ट ऑफ कोटिलिडन, ये अंदर का हिस्सा बनाएगा लोअर पार्ट ऑफ कोटिलिडन, और ये ऊपर का हिस्सा प्लूम्यूल और ये वाला हिस्सा रेडिकल। और फिर दोबारा सेल डिवीजन हुआ और ग्रोथ आई, और अब हमें यहां पर रेडिकल, रूट कैप, हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल और कोटिलिडन आराम से दिख पा रहा है। दिस इज अपर पार्ट ऑफ कोटिलिडन एंड हियर वी हैव मेन पार्ट ऑफ कोटिलिडन, एंड देन वी विल गेट अ मैच्योर एम्ब्रियो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आया भी तो 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा आने के चांसेस नहीं है। आपको सारी स्टेजेस बता दी गई हैं, ये सभी स्टेजेस बुक्स में क्लियरली मेंशन नहीं है, इनके डायग्राम भी इतने सिंपल आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले, तो इसको ध्यान से यहीं से कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको इसको करने में इजी हो जाए। तो अब एक बार इसका फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारा पोर्शन फिर से क्लियर हो जाए। लेट्स सी। नंबर 1 वी आर हैविंग जाइगोट। सबसे पहले क्या मिलेगा, जाइगोट। जाइगोट पर क्या बनेगी, वॉल, क्या कहलाएगा, ऊस्पोर। जाइगोट पर वॉल बनी तो क्या कहलाया, ऊस्पोर। जाइगोट ने क्या करा, सेल डिवीजन विच इज ऑल्सो अनइक्वल एंड इट विल फॉर्म 2 सेल। तो जाइगोट से क्या बन गया था, ऊस्पोर। ऊस्पोर ने क्या कर दिया था, सेल डिवीजन। कितने सेल बनाए, 2 सेल। 2 सेल्स में से एक सेल क्या करेगा, टर्मिनल सेल, सेल डिवीजन। अब कितने हो जाएंगे, 3 सेल, क्योंकि बेसल सेल तो डिवाइड नहीं करा, इसीलिए इस स्टेज पर कितने मिलेंगे, 3 सेल। तो जाइगोट, oospore, then 2-celled proembryo, then 3-celled proembryo. And this 3-celled proembryo contain 3 cells. The upper cell is called basal cell, which will form hostorium. The middle cell will form main parts of embryo, that is suspensor, radicle and plumule. And this lower terminal cell will form cotyledon. Then it will form T-shaped proembryo, then quadrant stage, then globular embryo, and then we will get mature embryo. तो बहुत इजी था, आपको क्या क्या याद रखना है, जाइगोट, फिर oospore, फिर 2-celled stage, फिर 3-celled stage, then we have T-shaped proembryo, quadrant stage, globular embryo, and then we will have mature embryo. तो कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, डायग्राम्स के जरिए ही आपको ये याद करके जाना। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। मोनोकॉट एम्ब्रियो पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस डिफरेंस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, एंड दीज डायग्राम्स are also very important and they have also came in previous years. So let's see. The dicot embryo has 2 cotyledons and monocot embryo has 1 cotyledon. The dicot cotyledons are lateral in position, whereas monocot cotyledons are terminal in position. ये terminal in position इस वजह से है क्योंकि ये एक्सेसिव ग्रोथ से बनता है। यहां पर 2 कॉटिलिडन्स बनने थे, इसलिए एक्सेसिव ग्रोथ एक कॉटिलिडन की नहीं हो पाएगी और ये लेटरल इन पोजीशन रह जाएगा, और यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी एक ही कॉटिलिडन की, सो इट विल अपीयर टर्मिनल इन पोजीशन। Here suspensor is long, about 6 to 10 cells, and in monocot embryo suspensor is only 1 to 2 cells long. तो सस्पेंसर मोनोकॉट एम्ब्रियो का छोटा होता है और डाइकॉट एम्ब्रियो का बड़ा होता है। नेक्स्ट, एम्ब्रियो इज कर्व्ड
इट इज हॉर्सशू शेप एंड इट इज स्ट्रेट। तो डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है वो कर्व हो जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता, और यहां पर इसको प्रॉपर स्पेस मिलता है और ये स्ट्रेट रहता है। इसका जो प्लूम्यूल है वो टर्मिनल इन पोजीशन है और मोनोकॉट एम्ब्रियो का लेटरल इन पोजीशन है। एंड देन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ टर्मिनल सेल इज लॉन्गिट्यूडनल। जब आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन समझाया था तो उसमें जो टर्मिनल सेल था उसमें फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद आपका जो डिवीजन था वो कैसा था, लॉन्गिट्यूडनल था। जबकि यहां पर जो फर्स्ट सेल डिवीजन हुआ था टर्मिनल सेल का, जिससे हमारे टोटल 3 सेल्स बने थे, तो यहां पर दिस इज बेसल सेल, दिस इज टर्मिनल सेल, और टर्मिनल सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन करके 3 सेल्स बना दिए थे। तो टर्मिनल सेल will divide to form 3 cells. The upper cell is called again basal cell. This we have called middle cell, and this we have again called terminal cell. ये middle cell भी terminal cell का ही पार्ट है, तो हम इन दोनों को एक साथ भी terminal cells कह सकते हैं। तो मिडल सेल भी किसका पार्ट है, टर्मिनल सेल का, क्योंकि ये टर्मिनल सेल से ही डेवलप हुआ है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि मिडल सेल टर्मिनल सेल का ही हिस्सा है, क्योंकि उसी के सेल डिवीजन से वो बना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज टर्मिनल सेल प्रोड्यूस ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट रेडिकल, वेयर एज टर्मिनल सेल प्रोड्यूस होल एम्ब्रियो। अभी जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको यह कहा था कि कंप्लीट एम्ब्रियो को बनाने में मिडल सेल हेल्प करेगा, और जो टर्मिनल सेल है वो कॉटिलिडन बनाएगा, क्योंकि ये मिडल सेल भी मेन टर्मिनल सेल का पार्ट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मिडल सेल एंड टर्मिनल सेल विल फॉर्म होल एम्ब्रियो। तो इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले तो सर ने यह कहा था कि मिडल सेल पूरा एम्ब्रियो बनाता है, और अब सर यहां पर लिख रहे हैं कि टर्मिनल सेल पूरा एम्ब्रियो बनाता है। तो मैं अपनी जगह पर ठीक हूं। यहां पर टर्मिनल सेल हम स्टार्टिंग के 2 सेल्स में से ले रहे हैं, और जो टर्मिनल सेल है उसी से ही मिडल सेल भी बनता है। तो हमने वहां पर मिडल सेल इसलिए अलग से यूज कर लिया था ताकि आपको समझाने में आसान रहे। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस पॉइंट। एंड मिडल सेल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेन टर्मिनल सेल। और फिर इसको टर्मिनल क्यों कहा, क्योंकि ये लास्ट में आ गया था, टर्मिनेशन पॉइंट पर आ गया था। तो इस बात को आप ध्यान रख करके चलेंगे। तो इस पॉइंट को लेकर के अपने जो टॉपिक है मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है, डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट में 1, डाइकॉट में 2, मोनोकॉट में 1, डाइकॉट का सस्पेंसर बड़ा, मोनोकॉट का छोटा, डाइकॉट के कॉटिलिडन्स लेटरल, मोनोकॉट के टर्मिनल, डाइकॉट का एम्ब्रियो कर्व, मोनोकॉट का स्ट्रेट, देन इट्स प्लूम्यूल इज टर्मिनल और मोनोकॉट का लेटरल। इसमें फर्स्ट डिविजन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, और इसमें फर्स्ट सेल डिवीजन इन टर्मिनल सेल इज ट्रांसवर्स। देन हियर वी हैव टर्मिनल सेल प्रोड्यूस all parts except radicle, and here terminal cell will produce whole embryo. And now we have these diagrams. It is a diagram of a typical dicot embryo. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। And this is diagram of monocot embryo. It is also important for 2 marks, और ये भी अक्सर आ जाता है। And it is longitudinal section of एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। तो ये ग्रास के एम्ब्रियो का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ वी आर कमिंग टू इट्स सर्टेन टेक्निकल टर्म्स, एंड द टेक्निकल टर्म नंबर 1 इज स्क्यूटेलम। मोनोकॉट के कॉटिलिडन को क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम। तो 1 मार्क के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्क्यूटलम? कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट प्लांट इज नोन एज स्क्यूटलम, एंड दिस क्वेश्चन हैज आल्सो केम इन नीट 2016. तो नीट 2016 का क्वेश्चन था कि मोनोकॉट के कोटिलिडन का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर इज scutellum. Next term we are having coleoptile. It is a hollow foliar structure. ये एक पत्ती जैसा, लीफ जैसा खोखला स्ट्रक्चर है. Hollow foliar structure which encloses shoot apex. जो शूट एपेक्स को एनक्लोज कर रहा है, या जो शूट को या यंग शूट को प्रोटेक्शन देगा, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कोलियोप्टाइल. जैसे एक न्यू लीफ निकली और इस न्यू लीफ को ये प्रोटेक्शन दे रहा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? कोलियोप्टाइल. सो इट इज अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द यंग शूट. 1 मार्क के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पार्ट इज epiblast. इट इज रिमेन ऑफ सेकेंड कोटिलिडन. मोनोकॉट के अंदर एक कोटिलिडन बना, दूसरा नहीं बन पाया. तो जो हिस्सा कोटिलिडन नहीं बन पाया वो क्या कहलाएगा? epiblast. इट इज रिमेन ऑफ सेकेंड कोटिलिडन. नेक्स्ट इज coleorhiza. This coleorhiza is a undifferentiated sheath of cell which encloses root cap and radicle. जो radicle और root cap को प्रोटेक्शन देगा स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाएगा? coleorhiza. तो अब आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताई हैं जो 1 मार्क में पूछी जाती हैं. नंबर 1 इज स्क्यूटलम. तो स्क्यूटलम की डेफिनेशन क्या है? कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट प्लांट इज कॉल्ड स्क्यूटलम. व्हाट इज कोलियोप्टाइल? होलो फॉलियर स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द यंग लीफ. young leaf, and it is green in color, and this coleoptile also perform photosynthesis. तो coleoptile ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, न्यू लीफ को प्रोटेक्ट करता है और अंदर से खोखला होता है. होलो फोलियर स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट epiblast. It is remain of second cotyledon, and last is coleorhiza. It is undifferentiated sheath of cell which enclose root cap and radicle. और 2 टर्म्स मैंने आपको इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताई थी. वो टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो टेक्निकल टर्म्स कौन कौन सी आई? इपिकोटाइल, दैट इज पार्ट ऑफ the embryonal axis above the level of cotyledons. Hypocotyle, part of embryonal axis below the level of cotyledon. 2 टर्म्स ये थी. तीसरी टर्म scutellum, चौथी टर्म coleoptile, 5वीं टर्म epiblast, 6th टर्म coleorhiza. और इनमें से कोई भी टर्म आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. All of them are most important, and both of these diagrams are also very important for the 2 marks range, and you also have to do this difference table. Thank you.